हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास स्टार्ट करें अपनी। तो डिस्क्रीट का बूलियन अलजेब्रा वाला चैप्टर चल रहा है अपना, और बस एंडिंग पे है। सिर्फ दो अपने को क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। दो क्वेश्चंस मतलब कि दो मेथड, एक तो डिस्जंक्टिव और एक कंजक्टिव। यानी कि डिस्जंक्टिव को क्या कहते हो आप, संयोजनी, या फिर आप कह सकते हो सॉरी संयोजनी वियोजी, वियोजी प्रसामान्य रूप यानी कि नॉर्मल फॉर्म जो है वो करना है अपने को बूलियन फंक्शंस वगैरह का, इन सब का। ठीक है, तो पहला जो मेथड आ रहा है अपना डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, या फिर आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं उसको, हिंदी में पढ़ते हैं वियोजी प्रसामान्य रूप। अपने डिस्क्रीट का बूलियन अलजेब्रा वाला चैप्टर, और आज का हेडिंग है डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, आप इसे वियोजी प्रसामान्य रूप, वियोजी प्रसामान्य रूप कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या होता है वियोजी प्रसामान्य रूप, इंग्लिश में डीएनएफ। अच्छा, इसको सीधा सीधा याद रखें, डीएनएफ। क्या है ये, डीएनएफ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे पूछा जाए कि डीएनएफ फाइंड आउट कीजिए किसी भी क्वेश्चन का, है ना, तो आप इसी तरह से फाइंड आउट करें। ठीक है, तो लिखिए इसका डेफिनेशन, लिखिए डेफिनेशन, लिखिए इसमें डेफिनेशन लिखिए। एक बूलिय फलन, एक बूलिय फलन f such that b2 n2 b2। ठीक है, ये नोटेशन है, b2 नोटेशन है आपके पास, और इसकी पावर n यानी कि n टपल्स पे अप्लाई हो रहा है। एक बूलियन फलन f b2 n से b2 क्या कहलाता है, वियोजी प्रसामान्य रूप, वियोजी प्रसामान्य रूप कहलाता है यदि बूलियन व्यंजक, यदि बूलियन व्यंजक यानी जो आपका पास ये फलन है f(x1), इस तरह से आप ऐसे नोटेशन करते थे, f(x1 x2 up to xn is equal to e x1 x2 xn। ठीक है, तो ये बूलियन व्यंजक है, तो इसी को कहा जा रहा है बूलियन व्यंजक। यदि बूलियन व्यंजक न्यून पदों के योग के रूप में हो, न्यून पदों के योग के रूप में विनिर्दिष्ट हो। ठीक है, अर्थात f(x1 x2), ठीक है, x1 x2 x3 x4 अप टू xn कुछ इस टाइप से आपके पास आना चाहिए, x1 x2 डैश डॉट x3। ठीक है, उसके बाद जैसे कुछ और भी आ गया, x4 x5, ठीक है, x1 x5 डैश मिल सकता है आपको, 5 डैश नहीं मिलेगा तो 3 डैश मिल गया जैसे। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्लियर है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है ना। लेकिन यहाँ पे जो डीएनएफ फाइंड आउट करोगे तो वहां पे आपके पास ऐसा होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में लिख देता हूं, देखो किस तरह से, जो इसकी जनरल फॉर्म है ना उसको लिख देता हूं मैं। यहाँ पे लिख देता हूं स्मॉल एम आई, ठीक है, स्मॉल एम आई, या फिर आप इसको ऐसे लेके m1 m2 m3 mn, n वेरिएबल्स हैं आपके पास, है ना। तो यहाँ पे एम एन, या फिर आप ये जरूरी नहीं कि ये n बराबर हो, तो इसको नए नोटेशन से नाम देना चाहते हो तो नए नोटेशन दे दीजिए। तो यहाँ पे लिख दें जहां एम आई n चरों से, या n चरों का न्यून पद है, न्यून पद के रूप में, n चरों से जनित है ये, है ना, n चरों से जनित या n चरों का न्यून पद के रूप में है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, ए बूलियन फंक्शन
f such that b2 n2 b2 is said to be DNF is said to be DNF if Boolean expression is sum of या डिसजंक्टिव लिख सकते हो sum of minterms as Boolean expression is sum of in minterms n लिखा हुआ है that means ये लिख लेना, ठीक है। अर्थात mi क्या है यहाँ पे, mi क्या है आपके पास, ये minterms है, ये minterms in n वेरिएबल, क्लियर है, कीजिए फटाफट नोट, क्लियर। अब इसके बाद ये आपके पास इसका डेफिनेशन था, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है डीएनएफ का। अब क्वेश्चन करते हैं कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो देखो x1 x2 x3 x1 डॉट x3 x2 डॉट x3 हटाइए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है x1 x3 x2 x3 f x1 x2 और x3 तीन वेरिएबल में है और ये ऐसा लिखा गया है x1 डॉट x3 और x2 डॉट x3। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसका डीएनएफ फाइंड आउट करना है, फाइंड डीएनएफ। तो देखिए अपने पास दो मेथड है, दो मेथड, एक तो ये है कि आप इसको टेबल से सोल्व कर सकते हो। तो देखो जैसे यहां पे आपने x1 लिख लिया या x2 लिख लिया या x3 लिख लिया, क्लियर है। और यहां पे आपने फंक्शन लिख लिया f x1 x2 x3 और ये किसके बराबर है, x1 डॉट x3 के प्लस x2 डॉट x3 के इक्वल है, क्लियर है। तो देखो आपके पास कितने सिंबल है, तीन सिंबल है और वेरिएबल कितने होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं 0 और 1, 0 और 1। ये आपके पास ये वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 3 वेरिएबल्स हैं और वहां पे जो आपके पास स्पेशल केस 0 और 1 होते हैं, ठीक है। तो देखो 0 उसके लिए यूज किया जाता है जो एग्जिस्ट नहीं है, 1 उसके लिए यूज किया जाता है जो एग्जिस्ट है। तो देखो क्या केस हो सकता है कि ये तीनों 0 यानी कि एक भी नहीं हो एग्जिस्ट, हो सकता है कि आपके पास ये 0 हो, ये 0 हो और ये 1 हो। नेक्स्ट केस ये 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है कि ये 1 हो, ये बाकी के 2 0। तो देखो इसमें तीनों 0 है, इसमें और इसमें 2 0 है। अब उसके बाद आ जाइए आपके पास जब एक 0 है तो मतलब कि इसके पास 0 है, इसका 1 है और इसका 1 है। इसके पास अब की बार 0 इसके पास कर दीजिए तो इसके पास 1 और इसके पास 1। अब की बार 0 इसके पास कर दीजिए 1 और 1। और लास्ट केस बच जाता है जब एक भी 0 ना हो यानी कि तीनों ही किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, क्लियर है। तो अब देखो यहां पे अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, इसका कर दो अपना जिस तरह से फंक्शन डिफाइन कर रखा है ना उसी तरह से। तो देखो x1 डॉट x3 यानी कि x1 डॉट x3 यानी कि 0 डॉट 0 प्लस क्या आएगा 0 डॉट 0, वैल्यू क्या आएगी 0 डॉट 0 करने पर 0 प्लस 0 वैल्यू कितनी आ गई 0, क्लियर। अब इनको करो x1 का x3 से, तो इसका इससे करोगे तो 0 डॉट 1, नेक्स्ट वाला क्या आएगा x2 का x3 से यानी कि 0 डॉट 1, तो 0 डॉट 1 0 प्लस 0 यानी कि ये वैल्यू भी कितनी है 0। यहाँ पे x1 x3 यानी कि 0 डॉट 0 हो जाएगा, नेक्स्ट क्या आएगा 1 डॉट 0 आएगा, तो 0 डॉट 0 0 ये भी 0 और ये वैल्यू कितनी आ गई 0। इसको कीजिए 1 का 0 से 1 डॉट 0, सॉरी ये 1 डॉट 0 नहीं आएगा ना अपने पास, हाँ x1 x3 तो ये तो 1 डॉट 0, नेक्स्ट x2 डॉट x3 यानी कि 0 डॉट 0, तो वैल्यू क्या आई ये भी 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टर्म चलिए x1 का इससे, तो यहाँ पे आपके पास आया 0 डॉट 1, नेक्स्ट क्या आएगा 1 डॉट 1 आएगा, तो देखो यहाँ पे आया 0 ये प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया
क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे 1 का 1c तो 1.1 और यहाँ पे आएगा 0.1, वैल्यू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वाला बात करें इसका, इससे तो 1.0 और इसका भी कितना आएगा 1.0, दैट इज 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। लास्ट वाले में बात करें 1.1 प्लस 1.1, तो देखो 1.1 आइडम्पोटेंट यानी कि वर्ग सम नियम a डॉट ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो 1.1 1 के बराबर आएगा प्लस 1.1 1 के बराबर आएगा। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 करने वाला, क्योंकि आप जानते हो कि a प्लस a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये दोनों नियम कौन से हैं, वर्ग सम नियम या इसको बोलते हो आप आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी। तो 1 प्लस 1 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। 1 प्लस 1 किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। अब क्या करेंगे, अब काम करना है अपने को सेलेक्ट करने हैं जिनका रिजल्ट 1 आया है। तो 1 रिजल्ट कहां पे आया है, एक इसमें और एक इसमें। तो यहां पे लिख दें चूज दोज रो whose result is equal to 1। सो यहां पे कौन कौन सी रो है आपके पास, 1 2 3 4 5वीं 6ठी और 8वीं, हेयर 5th 6th और 8th रो, ठीक है। इनका रिजल्ट क्या है आपके पास, 1 के बराबर है। नाउ we expressed we expressed variable, ठीक है, with respect to row 5th 6th और 8th, 5th 6th और 8th, यानी कि जिनका रिजल्ट 1 आया है ना, उनके रेस्पेक्ट में जो भी आपके पास वेरिएबल है ना, उनको एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, और क्या कर दिया जाता है, फिर उसके बाद सम कर दिया जाता है। उसके बाद क्या कर दें, सम। तो डीएनएफ क्या बनेगा आपके पास, देखो डीएनएफ बनेगा आपके पास, देखो एफ x1 x2 x3। फिफ्थ रो क्या है, फिफ्थ रो आपके पास ये रही। तो जो रिजल्ट वाले हैं आपके पास, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये, ठीक है। तो देखो 1 के रेस्पेक्ट में कौन कौन है भाई, x1 का वैल्यू 0, इसका मतलब x1 नहीं है। x2 का वैल्यू 1 यानी कि x2 है, x3 है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे जब x1 नहीं है तो यानी कि x1 डैश है। जब 0 के लिए क्या यूज करेंगे, डैश यूज करेंगे। तो x1 डैश डॉट x2 डॉट x3। तो मिन टर्म्स है ना, ये मिन टर्म्स क्या कहता है, मिन टर्म्स कहता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कंजेक्टिव के फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि उनके गुणा के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये रिजल्ट लिख लिया, 1 के लिए लिखो। तो देखो यहां पे x1 है, x2 नहीं है, तो प्लस करके लिखा जाएगा x1, x2 नहीं है तो x2 डैश, और यहां पे क्या आएगा x3। उसके बाद इस पे चले जाइए, और उसके बाद यहां पे जाओगे तो यहां पे क्या आएगा, x1 आएगा डॉट x2 आएगा डॉट x3 आएगा, x1 डॉट x2 डॉट x3 आ जाएगा। आ गया समझ में सबको, ठीक है। ये आप डीएनएफ निकालने के लिए काम कर रहे हो। और यदि मैं सीएनएफ के लिए बता दूं इसी क्वेश्चन में, सीएनएफ कंजेक्टिव फॉर्म, ठीक है, कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म जिसे बोलते हो सीएनएफ, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे आपने यहां पे चूज दोज रो हुज रिजल्ट इज 1, जिनका रिजल्ट 1 आया वो सेलेक्ट किए हैं आपने यहां पे। लेकिन सीएनएफ में इसका उल्टा, यानी कि जो आपके पास रिजल्ट 0 दे रही है ना, उनको सीएनएफ में वो सीएनएफ बन जाएगा इसका। यदि सीएनएफ की फाइंड निकालना है आपको, सीएनएफ फाइंड आउट करना है, तो सीएनएफ के लिए क्या करेंगे, इतना नोट कीजिए, आप इतना नोट कर लीजिए, और फिर मैं सीएनएफ करवा के दिखाता हूं आपको टेबल की हेल्प से, ठीक है। हो गए ये, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए कंजेक्टिव, कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म,
कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म, संयोजी संयोजी प्रसामान्य रूप यानी कि CNF। CNF तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, ठीक है। CNF का डेफिनेशन लिख लेंगे साथ पहले। इनका सेकंड मेथड और है, मैं सेकंड मेथड बाद में करवाऊंगा। मेरे पास टेबल बनी हुई है तो यहीं पे मैं DNF और CNF को कर लेते हैं अपन काम, ठीक है। तो लिखे पहले कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म लिखे, क्वेश्चन अपना यही रहेगा है ना। तो मैं यहां पे से थोड़ा सा रफ कर देता हूं, यहां पे लिखता हूं, ये सब नोट हो गया ना। तो पहले डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन CNF का क्वेश्चन आ जाएगा। डेफिनेशन क्या है आपके पास, तो लिखिए डेफिनेशन, ए फंक्शन f such that b2 n to b2 is of the CNF form, is of the CNF, है ना। CNF फॉर्म कह सकते हो आप, कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म। if boolean expression, if boolean expression is, वहां पे तो क्या था, सम की फॉर्म में था और कौन थे, मिन टर्म्स थे। यहां पे आपके पास डॉट आएंगे और क्या आएंगे, अधिक पद यानी कि मैक्स टर्म। इफ बूलियन एक्सप्रेशन इज सम ऑफ मैक्स टर्म्स, सम ऑफ मैक्स टर्म लिख लेंगे। एक फलन, साथ के साथ लिखें एक फलन f b2n से b2 क्या करता है, संयोजी प्रसामान्य रूप को व्यक्त करता है यदि इसका बूलिय व्यंजक आधिक्य पद के गुणा के रूप में हो। सॉरी, यहां पे सम मत लिखें, प्रोडक्ट लिखें, है ना। सम नहीं है, ये प्रोडक्ट है। अधिक्य पद के गुणा के रूप में हो, ठीक है। अर्थात आपका fx1 x2 x3 की बात करें या फिर xn तक जाएं तो क्या आएगा आपके पास, यहां पे ऐसे लिख लेना, कैपिटल M1, इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, कैपिटल M1 कैपिटल M2 डॉट आएंगे M1 डॉट M3 डॉट M4 अप टू MK। यहां पे MI लिख देना, जहां पे MI किस क्या है आपके पास, ये आपके पास मैक्स टर्म है। मैक्स टर्म मतलब कि आधिक्य पद, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है CNF का। वैसे तो मैंने सोचा था कि भाई पहले DNF करवा देते हैं और उसके बाद बेस पे क्वेश्चंस करवा देंगे, लेकिन अब ये टेबल बनी हुई है तो थोड़ा सा लालच हमें भी आ गया ना कि बार बार टेबल कौन बनाएगा, तो टेबल की हेल्प से अपने का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, कीजिए, नोट कीजिए ये फटाफट जल्दी से। हो गया नोट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहां पे ये टर्म लिख लें, ठीक है। ये डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद अर्थात करके ये लिख लें और आगे चलते हैं आप। अपने पास जो ये टेबल बनी हुई है ना, ये उसी तरह से जिस तरह से अपने पास फंक्शन था। अब इसका CNF जैसे निकालना है अपने को क्या निकालना है, CNF निकालना है। तो देखिए यहां पे नोट कर लीजिए, वहां पे तो आपने वो रो सेलेक्ट की थी जिनका जो रिजल्ट है वो 1 के बराबर आया था। अब यहां पे वो रो सेलेक्ट करेंगे जिनका रिजल्ट 0 के बराबर आ रहा है,
तो यहां पे लिखेंगे चूज दोज रो whose result is 0, जिनका रिजल्ट क्या है, 0 के बराबर है। नाउ यहां पे कौन कौन सी है, यहां पे कौन कौन सी रो है, यहां पे आपके पास एक तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये और यहां पे एक ये सेवंथ। फर्स्ट सेकंड थ्री फोर, थ्री के बाद ये 5 6 था, ये 7, तो 1 2 3 4 और उसके बाद 7। ठीक है, आपके पास ये रो है। अब क्या करेंगे, नाउ expressed variable इन, अब यहां पे किसकी फॉर्म में लिखने हैं, डॉट की फॉर्म में, इन प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, यानी कि जो मैक्स टर्म्स हैं ना, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वेरिएबल्स का। ठीक है, एक्सप्रेस्ड वेरिएबल्स, वेरिएबल को एक्सप्रेस करना है किसमें, इन प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो यहां पे सो CNF क्या बनेगा अपने पास, रिजल्ट क्या बनेगा अपने पास, ये देखो पहला क्या है आपके पास, तो CNF किसका, x1 x2 x3, यानी आपके पास जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसका CNF लिख रहे हैं यहां पे। पहली रो है और इसके अंदर सारे के सारे क्या है, 0 के बराबर, इसका मतलब हुआ x1 डैश, इसका मतलब क्या हुआ, x1 डैश। अच्छा, मैक्स टर्म क्या होता है, जो मैक्स टर्म होता है आपका वो क्या होता है, ये सम की फॉर्म में होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश प्लस x4 प्लस x5 डैश, इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, और इस तरह का कुछ होता है, तो आपके पास यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं या वेरिएबल्स हैं उनको भी इसी फॉर्म में लिखोगे। तो देखिए x1 है नहीं तो मतलब x1 डैश, x2 भी नहीं है तो यानी कि x2 डैश, और x3 भी नहीं है तो x3 डैश। ये पहला मैक्स टर्म हो गया, डॉट, पहली रो हो गई। दूसरे में ये नहीं है, ये भी नहीं है और 3 वाला है, तो यहां पे आएगा डॉट में x1 डैश, x2 डैश, x3। थर्ड रो में चली जाइए तो x1 डैश नहीं है, x2 है और x3 डैश, x1 डैश, x2 और x3 डैश, क्या था, x1 डैश, x2, x3 डैश। चौथी रो में जाइए तो यहां पे x1 है, x2 डैश, x3 डैश, वो सब डॉट में चल रही है। चौथी रो ये रही, यहां पे x1 है, x2 डैश और x3 डैश, ये हो गया। अब इस पे आ जाइए, यहां पे कौन कौन है, x1 x2 है और x3 नहीं, x1 x2 है और x3 आपका नहीं है। ठीक है, तो जो ये आपके पास रिजल्ट आया ये आपका CNF आया है, ये क्या है आपका CNF आया है। आपको भी ये टेबल दोबारा से नहीं बनानी है ना, आपको सिर्फ इतना लिखना है, उपरोक्त एग्जाम्पल यानी कि जो ये एग्जाम्पल था इसका CNF फॉर्म ये होगा। ठीक है, इसका CNF फॉर्म ये होगा। क्लियर है, हिंदी वाले लिखने ज्यादा से ज्यादा क्या करें, यहां पे लिख देता हूं मैं, वो पंक्ति चयन करें जिसका परिणाम 0 है। यहां पे हेयर का मतलब यहां कौन कौन सी रो है, ये रो है आपके पास, ये पंक्ति है, रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति। ठीक है, और इसको लिख लें अब एक्सप्रेस वेरिएबल यानी कि चरों को मैक्स टर्म यानी कि आधिक्य पद के प्रोडक्ट मतलब कि गुणा के रूप में व्यक्त किया या व्यक्त करें। ठीक है, चरों को आधिक्य पद के गुणा के रूप में व्यक्त करें। क्लियर है,
तो ये आपका CNF आ जाता है, यही आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप जो है कल बात करेंगे इनके सेकंड मेथड की, कि सेकंड मेथड जो है वो किस तरह से सोल्व किया जाता है ना, उसका करने का क्या तरीका है। अब शायद मैं वैसे तो प्लानिंग किसी दूसरी प्लानिंग के साथ आया था कि भाई आज एक DNF है, DNF को सोल्व करा देंगे, उसके क्वेश्चन करा देंगे, और फिर CNF करा देंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करा देंगे, है ना। लेकिन देखो कितना बढ़िया, सबसे बेस्ट मिला है। DNF CNF एक साथ अपना कंप्लीट हो गया। आज एक मेथड कंप्लीट हो गया, कल दूसरा मेथड कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद अपने को क्वेश्चन सोल्व करने, तो मतलब कि मैक्सिमम 2 क्लासेस के अंदर अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद अपना नया यूनिट स्टार्ट होगा, फर्स्ट यूनिट आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ है, हमारा कंप्लीट सिलेबस होगा धीरे धीरे करके। तो आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो, और अब सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।